जो कि यूपी ट्रिपल एससी कंप्यूटर लेवल पे, बेसिक टू एडवांस लेवल पे पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कंप्यूटर में बढ़िया स्कोर लाएं अपकमिंग एग्जाम्स में भी, तो आप जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स से। यूपी ट्रिपल एससी का कंप्लीट कोर्स वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट के साथ कंप्लीट सिलेबस यहां पर आपको मिलेगा। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन यहां पर जो कंप्यूटर में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैक एड्रेस इज करेक्ट। मैक एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, इट इज अ पासवर्ड यूज टू सिक्योर वाईफाई नेटवर्क। यह एक पासवर्ड है जिसका उपयोग वाईफाई नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। जी नहीं। दूसरा है, इट इज अ सीरियल नंबर असाइन टू डिवाइसेस बाय द यूजर। यह उपयोगकर्ता द्वारा डिवाइस को दिया गया एक सीरियल नंबर है। नहीं, यह मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है, यूजर नहीं। इट इज अ टाइप ऑफ इंक्रिप्शन यूज्ड इन वायरलेस। जी नहीं, यह वायरलेस में प्रयुक्त एक प्रकार का इंक्रिप्शन है, कोई इंक्रिप्शन नहीं है ये। यह निर्माता द्वारा प्रत्येक डिवाइस को दी गई एक विशिष्ट पहचान है। जी हां। इट इज अ यूनिक आइडेंटिफायर असाइंड टू ईच डिवाइस बाय द मैन्युफैक्चरर। तो ये असाइन कौन करता है मैक एड्रेस? बनाने वाला यानी मैन्युफैक्चरर, जो एनआईसी कार्ड के ऊपर लिखता है। तो यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है कि आपने यही लगाया होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, विच डिवाइस प्रोवाइड्स सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज एक्सेसिबल बाय मल्टीपल डिवाइसेस ऑन अ होम नेटवर्क। कह रहा है विच डिवाइस प्रोवाइड, कौन सा उपकरण होम नेटवर्क पर एक अधिक उपकरणों द्वारा पहुंच वाला केंद्रित स्टोरेज प्रदान करता है। जैसे वायरलेस एक्सेस पॉइंट होते हैं, वैसे ही इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज यानी NAS। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं किसमें दोस्तों? होम ऑटोमेशन के काम में। बहुत ही आसान है। NAS होता क्या है एक बार समझ भी लीजिए। NAS का मतलब होता है नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। यह एक समर्पित फाइल स्टोरेज डिवाइस है जो नेटवर्क से जुड़ा होता है और एक उपयोगकर्ता को एक केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज्ड स्थान से डेटा को संग्रहित करने और एक्सेस करने की परमिशन देता है। यानी ये एक तरीके का सेंट्रल स्टोरेज नेटवर्क है जो क्या देता है? सेंट्रलाइज्ड यूजर्स को परमिशन देता है नेटवर्क से चीजों को एक्सेस करने की। क्वेश्चन में क्या था? विच डिवाइस प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज एक्सेसिबल बाय मल्टीपल डिवाइसेस, जो कई सारी डिवाइसेस उसको एक्सेस कर पाए ऑन अ होम नेटवर्क। होम नेटवर्क में या होम ऑटोमेशन में या फिर एक लोकल एरिया नेटवर्क के केस में, तो आंसर आपका क्या होगा? नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, NAS इसकी फुल फॉर्म है। वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, मैच द गिवन स्टोरेज टेक्नोलॉजी लिस्ट 1 विद देयर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक लिस्ट 2। यानी मैच दी कॉलम पूछा गया है। देखते हैं क्या है। पहला कह रहा है EEPROM, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हम जानते हैं EEPROM क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है और इसका एडवांस्ड फॉर्म क्या है? फ्लैश मेमोरी। यस। NVMe यानी नॉन वोलाटाइल मेमोरी एक्सप्रेस, जो कि SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव में यूज होने वाली प्रोटोकॉल है। SSD में जो प्रोटोकॉल यूज होती है उसे क्या बोलते हैं? NVMe। तो PCI एक्सप्रेस बस कनेक्ट SSD टू सर्वर स्टोरेज, है ना। यानी किस केस में यूज होगा? SSD के केस में। HDD क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। ये कैसी होती है? जिसमें प्लेटर्स लगे होते हैं, जिसमें सिलेंडर होते हैं, जिसमें ट्रैक होगा, जिसमें सेक्टर्स होंगे। तो मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स इसमें होते हैं जो मूव करते हैं पार्ट्स, और मैग्नेटिक स्टोरेज इसको बोला जाता है। बिल्कुल सही है। DRAM क्या है? डायनेमिक रैम है। और हम जानते हैं डायनेमिक रैम या रैम क्या होती है? वोलाटाइल इन नेचर होती है, टेम्परेरी होती है, नीडिंग कांस्टेंट रिफ्रेश। कई बार मैंने बताया था कि डायनेमिक रैम क्या करती है? हमारे लैपटॉप में लगी होती है, हमारे मोबाइल फोन्स में लगी होती है ना। इन सभी डिवाइसेस में DRAM का यूज करते हैं और ये कॉन्टिन्यूअस क्या होती है? रिफ्रेश करती है। यस।
तो बिल्कुल ही सरल आंसर, यानी ऑप्शन डी होगा करेक्ट वन। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का 1 और डी का 2। क्लियर है? यानी हिंदी में भी यही था आपका सेम, है ना। उम्मीद है आप लोग ने कर लिया होगा इसको बहुत अच्छे तरीके से। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है IPv6 और IPv4 पे असर्शन और रीजन दिया हुआ है। कथन क्या दिया हुआ है कि IPv6 वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रिप्लेस IPv4। IPv6 ने क्या किया, IPv4 को रिप्लेस कर दिया। बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या था, IPv4 कुड नॉट प्रोवाइड एनफ IP एड्रेस, क्योंकि IPv4 में IP एड्रेस कम पड़ गए थे, इसीलिए IPv6 को लाया गया जिसमें IP एड्रेस बढ़ गए और हर एक सिस्टम को एक यूनिक IP एड्रेस असाइन किया जाने लगा। तो क्या कह रहा है, IPv4 कुड नॉट प्रोवाइड एनफ IP एड्रेस टू एकोमोडेट द ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट, है ना। यही तो रीजन था कि IPv4 कैपेबल नहीं था, सक्षम नहीं था इंटरनेट को एक यूनिक IP एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए। तो आंसर क्या होगा, बोथ assertion A and reason R are true and reason R is the correct explanation of the assertion A, है ना। बिल्कुल सही बात है। क्लियर है? तो ये क्या था, IPv6 को IPv4 को प्रतिस्थापित करने के लिए परिवर्तित किया गया था। क्यों? क्योंकि IPv4 इंटरनेट के विकास के अनुरूप पर्याप्त IP एड्रेस उपलब्ध नहीं थे, है ना। दैट इज द मेन रीजन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन अगेन मैच दी कॉलम से था, बहुत ही आसान, है ना। इससे आसान हो नहीं सकता था। सबसे पहला दिया हुआ है किलोबाइट, और हम सब जानते हैं कि बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, है ना, यहीं तक ही दिया हुआ था। इसके आगे भी होते हैं। तो आप जानते हैं कि किलोबाइट क्या होता है, 1024 बाइट के बराबर। गीगाबाइट क्या होता है, 1024 MB यानी मेगाबाइट के बराबर। टेराबाइट 1024 GB के बराबर, और मेगाबाइट का मतलब 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट के, है ना। तो बहुत आसानी से आप लोग ने कर लिया होगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। गलत तो नहीं कर गए कहीं जल्दी में, सही किया ना, है ना। तो दैट इज द करेक्ट वन। क्लियर है? सभी का करेक्ट आया, वेरी गुड। अगला बताइए, IoT आर्किटेक्चर में IoT गेटवे मुख्य रूप से डैश और क्लाउड के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। इन IoT आर्किटेक्चर, IoT गेटवे प्राइमरली एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन डैश एंड द क्लाउड। हम सब जानते हैं कि IoT आर्किटेक्चर में गेटवे का काम क्या होता है, डिवाइसेस, है ना, और क्लाउड के बीच में एक ब्रिज बनाना। अब वो डिवाइसेस कोई भी हो सकती है, वो डिवाइसेस हमारी सेंसर भी हो सकती है, वो एक्चुएटर भी हो सकती है ना। तो इनके बीच में जो ब्रिज का काम करता है उसे क्या बोलते हैं, गेटवे बोलते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सेंसर, यूजर, राउटर्स, वेब एप्लीकेशन या फिर नन ऑफ दी अबव। डिवाइसेस दिया हुआ है नहीं, लेकिन डिवाइसेस क्या क्या एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हाँ, सेंसर दिया हुआ है, तो सेंसर भी करेक्ट है, एक्चुएटर भी करेक्ट है ना। इसी को तो हम लोग बोलते हैं, समझ में आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेंसर होगा। एक्चुएटर होता तो वो भी सही हो जाता। एक बार पढ़ भी लो, कह रहा है IoT गेटवे प्राइमरली एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन IoT डिवाइसेस लाइक सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स एंड द क्लाउड और डेटा सेंटर। IoT गेटवे मुख्य रूप से IT उपकरणों जैसे IoT डिवाइसेस, है ना, ये होता आंसर, जैसे सेंसर और एक्चुएटर, सेंसर मिल गया हमें, और क्लाउड या डेटा सेंटर के बीच एक सेतु का काम करता है, दैट इज कॉल्ड IoT गेटवे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स गेटवे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हाउ इज सब टोटल 9,A1:A10 डिफरेंट फ्रॉम इक्वल्स टू सम A1:A10। हम लोग जानते हैं इक्वल्स टू सम A1:A10 क्या करेगा, सम कर देगा सभी का, लेकिन सब टोटल की जो खासियत है वो क्या है, सब टोटल जो होता है वो इग्नोर कर देता है मैनुअली हिडन रोज विद फिल्टर। जो मैनुअली जो छुपाई हुई रोज होती हैं उनको इग्नोर कर देता है ये, यानी सब टोटल मैनुअल रूप से छिपाई गई पंक्तियों यानी फिल्टर के साथ को अनदेखा कर देता है, इतना ही डिफरेंस है। जबकि सम क्या करेगा, सबको सम कर देगा। यस, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन,
MS एक्सेल का एक खूबसूरत सा क्वेश्चन। अगला देखिए, यहां मैंने समझा भी दिया है कि छिपी हुई पंक्ति को अनदेखा करते हुए A1 कोलन A10 का योग लौटाता है। सब टोटल क्या करता है, इसका रीजन लिखा गया है, रिटर्न्स द सम ऑफ A1 A10 इग्नोरिंग द हिडन रोज। यस, यही दिया हुआ था यहां पर। नेक्स्ट कह रहा है डैश इज द मेथड टू डिसीव विक्टिम बाय ऑल्टरिंग एन ईमेल एड्रेस या URL, while dash is a method to trick users into providing sensitive information like login credentials। है ना, दो को एक ही में पूछ लिया, यानी दो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन के अंदर। डैश एक ऐसा तरीका है जिसमें ईमेल एड्रेस URL में फेरबदल करके लोगों को धोखा दिया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, चेंज करके, फेरबदल करके, स्पूफ करके, है ना, धोखा देना, दैट इज कॉल्ड स्पूफिंग। और दूसरा कह रहा है कि उपयोगकर्ता से लॉगिन क्रेडेंशियल्स जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए धोखा दिया जाता है, उसके यूजर नेम और पासवर्ड को ले लिया जाता है, फेक वेबसाइट बना दी जाती है। इसे बोलते हैं क्या, फिशिंग अटैक। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, स्पूफिंग कॉमा फिशिंग, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। है ना, यही लगाया होगा आप लोगों ने, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ईमेल के रिस्पेक्ट में। अगला क्वेश्चन, a social media account that frequently interact with and amplifies disinformation using automation often called। एक सोशल मीडिया अकाउंट जो अक्सर स्वचालन का उपयोग करके गलत सूचनाओं का बार बार आदान प्रदान करता है और उन्हें बढ़ाता है, उसे क्या बोलते हैं, बॉट, इन्फ्लुएंसर, मॉडरेटर, हैकर या फिर नन ऑफ दीज। है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, बॉट बोलते हैं, चैट बॉट्स बोलते हैं, या कई बार बॉट्स का यूज हम लोग जानते हैं नेगेटिव काम के लिए भी करते हैं, है ना, गलत इंफॉर्मेशन एज ए स्पैम भी करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कह रहे अ सोशल मीडिया अकाउंट दैट फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट विद एंड एम्प्लीफाइज डिसइंफॉर्मेशन यूजिंग ऑटोमेशन का इस्तेमाल करके। बॉट का मतलब क्या होता है, रोबोटिक्स। बॉट की फुल फॉर्म क्या होगी, रोबोट। तो रोबोट का यूज करके या चैटबॉट का यूज करके यह काम आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहे मैच दी फॉलोइंग, है ना, अगेन मैच दी कॉलम से क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जीपीयू क्या है, रैम क्या है, एसएसडी क्या है और सीपीयू क्या है, मैच करिए। जीपीयू का मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, और जीपीयू का यूज क्यों करते हैं, जैसे ग्राफिक कार्ड जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर दे, यानी डेडिकेटेड प्रोसेसिंग ऑफ ग्राफिक्स एंड विजुअल डेटा। मतलब ऑप्शन नंबर 3, ग्राफिक्स और विजुअल डेटा की क्या करने के लिए, प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए। रैम का मतलब क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, टेम्परेरी डेटा स्टोरेज फॉर एक्टिव प्रोसेसेस, यानी सक्रिय एक्टिव प्रक्रियाओं के लिए अस्थायी डेटा संग्रहण है, स्टोरेज है, दैट इज कॉल्ड रैम। स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, एसडी रैम, है ना, सब पढ़ा हुआ था, यहां तो बहुत ही आसान पूछ लिया गया। एसएसडी, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, सॉलिड स्टोरेज डिवाइसेस, है ना। एसएसडी का काम क्या होता है, स्टोरेज करने का। क्या ये परमानेंट होती है, जी हां। तो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज फॉर परमानेंट डेटा, है ना, ये कैसी स्टोरेज प्रोवाइड करती है, नॉन वोलेटाइल नेचर की। और सीपीयू क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को, यानी टेम्परेरी डेटा स्टोरेज फॉर एक्टिव प्रोसेस, ना एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेस द डेटा, यानी डी का हो जाएगा सेकंड वाला, है ना, जो एग्जीक्यूट करे इंस्ट्रक्शंस को, जो प्रोसेस करे डेटा को, ये काम होता है सीपीयू का। तो उम्मीद है कि आपने सही आंसर लगाया होगा, दैट इज फर्स्ट वाला, ए का थर्ड, बी का 1, सी का 4th और डी का 2। यस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, the device or software that act as an intermediary between client request and server responses on the internet is known as। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन, वह उपकरण या सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर क्लाइंट अनुरोधों और सर्वर प्रतिक्रियाओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, उसे क्या बोलते हैं, मॉडम, स्विच, प्रॉक्सी सर्वर, फायरवॉल या फिर नन ऑफ दीज। बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉक्सी सर्वर, है ना, जो मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, द डिवाइस और सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करता है, इंटरमीडियरी, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। लेकिन जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो पहले वो रिक्वेस्ट उसके पास में जाती है,
प्रॉक्सी सर्वर के पास में, है ना। फिर जब उसको लगता है कि सही है रिक्वेस्ट तो आगे प्रोसेस करवाता है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड प्रॉक्सी सर्वर। क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। नेक्स्ट, डीएनएस डोमेन नेम सर्वर, सर्वर के रिस्पेक्ट में, और डोमेन नेम सिस्टम इज कॉल्ड द मैकेनिज्म बाय विच वी कैन ट्रांसलेट डोमेन आईपी एड्रेस इनटू दी, जो हम डोमेन नेम लिखेंगे उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेगा। तो कन्वर्जन ऑफ द डोमेन नेम इनटू द आईपी एड्रेस इज डन वाया डीएनएस, है ना। तो डीएनएस का मेन काम क्या है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करवाना। क्या कह रहा था, इनमें से कौन सा कथन गलत है, संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, यानी सारे कथन सही हैं, कोई भी कथन इसमें से गलत नहीं है। क्यों, पहला कह रहे डीएनएस सर्वर यूज पोर्ट 53 बाय डिफॉल्ट, बिल्कुल सही है। डीएनएस सर्वर रूप से बाय डिफॉल्ट रूप से 53 का उपयोग करता है, सही बात। डीएनएस यूजेस टीसीपी फॉर जोन ट्रांसफर एंड यूडीपी फॉर दी क्वेरीज, बिल्कुल सही। डीएनएस जोन ट्रांसफर के लिए टीसीपी और क्वेरीज के लिए यूडीपी यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। डीएनएस कैशिंग नेटवर्क की दक्षता को सुधारता है। डीएनएस कैशिंग इंप्रूव दी नेटवर्क एफिशिएंसी, जी हां, अगर हम डीएनएस अप्लाई करते हैं तो जो कैशे होता है नेटवर्क का वो सही हो जाता है, वो उसको हम रिमूव कर देते हैं, जिससे कि नेटवर्क की परफॉर्मेंस स्पीड बढ़ जाती है। डीएनएस ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू द आईपी एड्रेस, बिल्कुल सही बात है। तो ये सारे कथन सही हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा सही जवाब। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 78, आइए देखते हैं। काफी प्यारा क्वेश्चन, काफी करवाया हुआ क्वेश्चन, है ना। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एक्सेल सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग का यूज हम लोग क्यों करते हैं एमएस एक्सेल में, रोज या कॉलम को लॉक करने के लिए। बताया था मैंने आपको। सेल रेफरेंसिंग कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। याद आया ना, रिलेटिव में कुछ भी लॉक नहीं करते, एब्सोल्यूट में रोज और कॉलम्स दोनों को लॉक करते हैं, और मिक्स्ड के केस में रो या तो कॉलम को लॉक करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्या कह रहा था, एक्सेल सेल संदर्भ के बारे में सही कथन पहचानिए, इनमें से कोई भी सही नहीं है। आइए देखते हैं क्यों। पहला, बहुत ध्यान से देखना, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यूजेस डॉलर टू लॉक रो और कॉलम रेफरेंस। क्या एब्सोल्यूट रेफरेंस में डॉलर का यूज होता है, जी हां। रो कॉलम दोनों को लॉक करने के लिए, जी हां। लेकिन यहां पर क्या लिख रहा है, यूजेस डॉलर टू लॉक रो और कॉलम रेफरेंसेस, है ना, और नहीं, एंड होता है, एंड और होता है। तो यहां पर अगर ये एंड और लगा देता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। और का मतलब तो ये होगा या तो रो या तो कॉलम, और ऐसा हम करते हैं मिक्स्ड में, एब्सोल्यूट में नहीं। समझ में आया, एक बार फिर से देखो। निरपेक्ष संदर्भ पंक्ति या स्तंभों को लॉक करने के लिए डॉलर का उपयोग करता है। ऊपर क्या दे रहा है, पंक्ति या स्तंभ, या और के साथ में एंड भी होना चाहिए, बल्कि और होना ही नहीं चाहिए, या का तो यहां पर है ही नहीं। एब्सोल्यूट में रो और कॉलम दोनों को लॉक करता है, यह अनिवार्य है। यस, दोनों जगह डॉलर होने चाहिए, इस वजह से पहला स्टेटमेंट गलत होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, सेल रेफरेंसेस आर नॉट यूज्ड इन फॉर्मूला। कह रहा है क्या ये कथन सही है, सेल रेफरेंसेस आर नॉट यूज्ड इन फॉर्मूला, गलत है। सेल रेफरेंसेस का यूज फॉर्मूले के साथ किया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। मिक्स सेल रेफरेंस इज नॉट पॉसिबल इन एक्सेल, पॉसिबल है मिक्स सेल रेफरेंसिंग। एक्सेल में मिश्रित संदर्भ संभव नहीं है, संभव है भाई। और लास्ट कह रहा है रिलेटिव रेफरेंस कीप द सेल फिक्स्ड इन ऑल द फॉर्मूला। रिलेटिव रेफरेंस फिक्स कर देता है, नहीं, रिलेटिव में तो डॉलर का प्रयोग ही नहीं होता, तो ये ना तो रो को फिक्स करता है ना तो कॉलम को। जब हम ड्रैग करेंगे तो सभी सेल में ये फॉर्मूले को चेंज कर देगा अपने अकॉर्डिंग, फिक्स नहीं करता है। नन ऑफ दी अबव हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना, बिल्कुल सही। समझ में आया। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 79, क्या है ये, एनएलपी। मैंने बताया था एनएलपी से क्वेश्चन जरूर आएगा, कई तरीके के एनएलपी से रिलेटेड मैंने आपको थ्योरी और क्वेश्चंस करवाए थे। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जहां मैंने आपको बताया था कि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात करते हैं, जब अमेजॉन, एलेक्सा, सीरी
इनसे जो हम बातें करते हैं कंप्यूटर के तहत, ये लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहलाती है। क्या होगा सही आंसर? फर्स्ट वन। प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग एनएलपी में टोकनाइजेशन क्या होता है? टेक्स्ट को अलग अलग शब्दों या वाक्यांशों में विभाजित करना ही टोकनाइजेशन कहलाता है। यानी स्प्लिटिंग टेक्स्ट इनटू इंडिविजुअल वर्ड्स और फ्रेजेस इज कॉल्ड टोकनाइजेशन। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, मैच दी फॉलोइंग से अगला क्वेश्चन आता हुआ है ना। मैच दी फॉलोइंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि एक तीर से कई निशाने लगाता है एग्जामिनर, है ना। एक एक में 4-4, 5-5 चीजें पूछ लेता है। यही यहां पर भी किया गया है। क्या था इसका सही आंसर? एमोलेड डिस्प्ले, है ना। विविड कलर्स, ट्रू ब्लैक, सेल्फ लिट पिक्सल्स। एमोलेड डिस्प्ले जो कि बहुत पॉपुलर, जैसे सीआरटी मॉनिटर्स होते हैं, एलसीडी होता है, एलईडी होता है ना, वैसे एमोलेड क्या है? डिस्प्ले है। विविड कलर्स यानी फोर्थ होगा इसका। एलसीडी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ब्लैकलिट कॉमन इन बजट डिवाइसेस। आजकल जितनी भी डिवाइसेस आ रही हैं उनमें जो डिस्प्ले है जो बजट में आता है वो क्या है? एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। रेटिना डिस्प्ले क्या है? फर्स्ट वाला। हाई डेंसिटी, हाई पिक्सल डेंसिटी इसको बोलते हैं, यानी एप्पल वाली डिवाइसेस में यूज किया जाता है ज्यादातर केस में। रेटिना डिस्प्ले यानी सी का 1 हो गया। और ई लिंक दोस्तों हो गया क्या? लो पावर यूज्ड इन ई रीडर्स। तो जो लो पावर टेक्नोलॉजी यूज की जाती है ई रीडर्स यानी ई बुक्स के केस में, उसे बोलते हैं हम लोग ई इंक। क्लियर है? तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। इसका आंसर हो गया डी। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। यस, तो यहां भी आप हिंदी में पढ़ सकते हैं इसको, इसके अकॉर्डिंग डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बस हो गया।